नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जब से हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, तब से पार्टियों ने कमर कस ली है। आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं सीएम एक दिन में कई ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। गुरुवार को भी सीएम ने अंबाला अनाज मंडी, कैथल और नलवा में चुनावी रैली की और इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जहां सरकार के कार्यकाल को गिनवाया, तो वहीं जनता से एक बार फिर बीजेपी को आशीर्वाद देने की अपील की। इस दौरान सीएम सैनी विरोधियों पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए। इसके लोग जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जब मुद्दा नहीं होता है, ये झूठ बोलने का, झूठ फैलाने का काम करते हैं। भाइयों, हमारी सरकार ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इन लोगों को अगर और कुछ नहीं मिला, ये हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। मैं आज कलायत के अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं। भाइयों, मैं आज कांग्रेस के जो हिसाब मांग रहे हैं, कांग्रेस वाले मुझसे जो हिसाब मांगते हैं, मैं ये हुड्डा साहब को ये कहना चाहता हूं, मेरे पास आपके कार्यकाल का, 10 वर्ष के कार्यकाल का, जो आप 2004 से लेकर के 2014 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसका एक एक मिनट का हिसाब वो मेरे पास है। आप जनता को बताने का काम करें कि हमने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, मैं अपने 10 वर्ष का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। इसके अंदर सैनिकों के बीच में जाकर के कारगिल विजय दिवस वाले दिन की, भाइयों, मुझे खुशी है, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि कोई भी अग्निवीर जो 4 साल के बाद घर पे आएगा, हरियाणा सरकार उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम वो करेगी। कोई किसी भी हमारे अग्निवीर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने नौकरियों में 10% का आरक्षण, ये आपके बेटे भाई ने किया है, जिसका लाभ हमारे उन अग्निवीर भाइयों को मिलेगा। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने 9 अगस्त को एक और निर्णय किया, लगातार हम कर भी रहे हैं। 4 अगस्त को भी एक निर्णय किया, क्योंकि हर रोज कोई न कोई काम कर रहे हैं और महत्वपूर्ण काम इस प्रदेश के लिए हमने किया है। 4 अगस्त को हमने एक निर्णय और किया, अंग्रेजों के समय का एक अभियान का चार्ज मेरे किसानों के ऊपर लगता था, उनको अभियान के तौर के ऊपर पैसा देना पड़ता था। हमारी सरकार ने आकर के ये निर्णय किया कि अंग्रेजों के समय के इस अभियान को अब समाप्त कर दिया जाएगा और 133 करोड़ रुपया जो मेरे किसानों को देना है, उसको भी माफ करने का काम आपके बेटे भाई ने किया है। हरियाणा प्रदेश के लोग तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ी सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को जता करके नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से लगातार तीसरी बार शपथ लिया है, उनके ही दिशा निर्देश के अंदर हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है। हमने 10 वर्षों के अंदर जो विकास एक हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है, बिना भेदभाव के किया है, बिना क्षेत्रवाद के किया है। हर क्षेत्र का समान रूप से विकास, हर युवा का सम्मान, हर महिला का सशक्तिकरण, हर किसान को मजबूत करने का काम, हर गरीब को सशक्त करने का काम पिछले 10 वर्षों में ये हमारी सरकार ने किया है। आज मैं देख रहा था कि अंबाला के लोगों का जो जोश, जो उत्साह आज देखने को मिल रहा था। अंबाला के लोगों ने भी ये तय कर दिया है कि अंबाला में तीसरी बार कमल का फूल खिलने जा रहा है। अंबाला में कमल का फूल खिलेगा, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हरियाणा का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गति से विकास करेगा। कोई संशय नहीं है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और किसी प्रकार का हमारा यहाँ से कमल का फूल खिलेगा और कमल का फूल खिला करके तीसरी बार सरकार बनाने का काम करें। सब लोग कर रहे हैं।
शैलजा मुख्यमंत्री कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, रणदीप सुरजेवाला कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ईबूस ने कह दिया भी मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, तो इसमें कोई अचरज की बात तो है नहीं है। अगर हो तो बता दो, कह सकते हैं। मैंने कहा है कि अपनी डपली अपना राग अपना रहे हैं और हरियाणा की जनता ने ये तय कर दिया है कि इनकी जो ये इकट्ठे भी नहीं बैठ सकते और जिस प्रकार की इनकी लड़ाई पीछे रही है, हरियाणा प्रदेश को भुगतना पड़ा है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार आ रही है। और आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वो लोगों का आशीर्वाद लेने आए हैं और वो लगातार हरियाणा में दौरे कर रहे हैं, जिसमें तय है कि 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 को परिणाम आएंगे और बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष लगातार बहकाने और झूठ बोलने का काम कर रहा है। हमने हिसाब मांगा और हमसे हिसाब मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हर साल क्या क्या काम किया है, एक एक पाई का जो है हिसाब देती है। इस जन आशीर्वाद रैली के बीच में आप सबका पार्टी के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं आज आप लोगों को यमुनानगर की चंदानी को हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्र भी है, इनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जो आपका जोश, आपका उत्साह देखकर आज मेरा ये विश्वास बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनाने है। आरएसएस ने केंद्र को सुझाव दिया है कि 40% सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाएं और नए चेहरे को टिकट दी जाए। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि संगठन और आरएसएस शुरू से मिलकर काम करता है। अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया है तो उस पर अमल करना होगा। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि अनिल विज ने वीरेंद्र सिंह के उस बयान का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के 47 विधायक उन्होंने बनाए हैं। साथ ही चिरंजीव यादव की तरफ से कांग्रेस की सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर भी तंज कसा है और इसी के साथ साथ जेपी दयाल के वायरल वीडियो पर भी जवाब दिया है। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी को कांग्रेस से धक्के मार के निकाल दिया गया था। हमारी पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया और हमारी जो सरकार बनी वो कार्यकर्ताओं की तपस्या और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद। नरेंद्र मोदी जी की वजह से हमारी केंद्र में सरकार बनी। भाई, आपके कहने से क्या बन गया? आप कल आए और आपने आके 47 एमएलए बना दिए। किस आधार पर आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं? चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान, अंबाला से सांसद पवन चौधरी और हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार इस मामले को दबाने में लगी हुई है, ईडी इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसा कि पता है कि पूरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई थी सेकंड, और ये सरकार उसको दबा के बैठी है। आज भी जो सेबी की जो चेयरपर्सन है, जिसका सीधा हाथ मिला है, जिसके खुद शेयर मिले, जिसकी पति के शेयर मिले और वो उसमें सारे में शामिल थी, वो भी अभी बेशर्मी से अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है। उसको भी सरकार ने अभी तक बर्खास्त नहीं किया। ईडी अपने हाथों में चूड़ियां पहन करके बैठी हुई है।
ये सर्व विपक्ष के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर ये कोई भी जो है आज सीधा ईडी क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई कर रही। सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा देने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी पर भरोसा किया, लेकिन सेबी की चेयरपर्सन ने सुप्रीम कोर्ट के साथ भी विश्वासघात करने का काम किया। महेंद्रगढ़ के गांव भोजावास में एक परचून की दुकान चलाने वाले व्यक्ति पर गोली चलने का मामला सामने आया है। बताते चले, घायल को कनीना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं नारनौल में भी एक दुकानदार पर गोली चल गई थी। डीएसपी दिनेश कुमार टीम मौके पर पहुंच गई है। कनीना अस्पताल में उपचाराधीन सनोज ने बताया कि वह पूर्व सैनिक है और गांव भोजावास में एक परचून की दुकान चलाता है। अपनी दुकान में अंदर बैठा हुआ था, तभी बोलेरो गाड़ी दुकान पे आके रुकी है और उसमें से एक लड़का उतरा है और उसने आते ही बाहर से आप सब गाली गलौज शुरू किया। तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है और उसके हाथ में रिवॉल्वर था और आते ही उसने फायर किया। तो उससे पहले मैंने उसकी तरफ एक स्टूल था प्लास्टिक का, वो उठा के फेंका है और इतने तुरंत उसके बाद उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। उसने सर में गोली मारने की कोशिश करी, मैंने आगे हाथ लगाया तो मेरे हाथ में लग गया। उसके बाद मैं वापस मुड़ा हूं और अपने घर की छत पे चला गया। फिर उस बंदे ने अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। उसके बाद आसपास के जो लोग थे वो आ गए वहां पे। उसने मेरे पास पहुंचने से पहले जो पीछे मेरी दुकान में है साइड में, उनसे कंफर्म किया है कि भाई सनोज की दुकान यही है करके, और उन्होंने उनको अच्छी तरह देखा भी और बताया भी। फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में एक डिलीवरी के दौरान नवजात बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद मृतक बच्चे के परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ पर डिलीवरी कराने में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल मृतक के पिता संदीप का कहना है कि वह इसकी शिकायत सीएमओ और पुलिस से करेंगे और सही जांच की मांग करेंगे ताकि उनकी पत्नी की डिलीवरी के दौरान की गई लापरवाही का खुलासा हो और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके। मामला ये हो गया सर, यहाँ बच्चा खत्म हो गया है। हाँ। पहले तो नॉर्मल डिलीवरी, बच्चा सही था, सांस वास सब ठीक थी, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन करवाने, अब भेजा ऑपरेशन करवाने के बाद बच्चा खत्म। कब लाए थे? 2 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। मेरी बेटी है। कब लेके आए थे यहाँ पे? मैं परसों लेके आए थे, इनके परसों पर कल इनको भी करवाए गई। अल्ट्रासाउंड करा लिया, चेकअप करा के ले गए। कल से भर्ती कर लिया। कल से भर्ती कर लिया। तो क्या बोले? रात में डिलीवरी नहीं जाएगी। वो सर अपनी बेटी आए थे कि उसका बच्चा होने वाला था। किसका? मेरी दौरा नहीं है वो। क्या नाम था? अच्छा, कब आए थे लेकर के? अब कल शाम को आए थे। परसों आए थे, परसों मना कर दी थी कि कल आना, फिर कल शाम को आए थे। शाम को कितने बजे आए थे? कल शाम को भी तो मुझे पता नहीं है कि मैं तो आज ही आई हूँ। मेरे ससुर मेरी सास आई, सुबह आए थे, फिर कल सुबह आके इन्हें भर्ती कर लिया। जेजेपी में लगातार इस्तीफे का दौर जारी और एक सप्ताह के अंदर जेजेपी को 6 बड़े झटके लगे और इस बीच जेजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल विधायक ने एक पार्टी छोड़ दी है। विधायक रामनिवास सुरजखेड़ा ने जेजेपी छोड़ दी है। आपको बता दें कि रामनिवास सुरजखेड़ा नरपा से विधायक है। उन्होंने बताया कि वो पार्टी की गतिविधियों से नाराज थे और जेजेपी की गतिविधियां उनकी विचारधारा के विपरीत थी। वहीं एमएलए जोगीराम सिहाग ने भी जेजेपी छोड़ दी है। छब्बीस अगस्त को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की जयंती के उपलक्ष्य पर और बीजेपी नेता किरण चौधरी को राज्यसभा के उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने की खुशी में अनाज मंडी तोशाम में सम्मान समारोह का
आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे और उनके अलावा बीजेपी के कई शीर्ष नेता इस सम्मान समारोह में भाग लेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर तोशाम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के तोशाम विधानसभा संयोजक हरि सिंह संगवान ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, जिसमें कार्यकर्ताओं को सम्मान समारोह के लिए दिशा निर्देश दिए गए और इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई और किरण चौधरी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। चौधरी बंसीलाल की 26 तारीख को जयंती है। उस जयंती चौधरी बंसीलाल की जयंती के उपलक्ष्य में और मैडम श्रीमती चौधरी को राज्यसभा का एमपी बनाने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह तो सामने होगा। इसके लिए मतलब यहाँ पर लोग चर्चा करे हैं और सबको निदान में दिशा निर्देश नहीं, उनसे सभी भाइयों से बराबर किए हुए और सभी से ये कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा मैडम पहली बार एमपी बन के आई है, उनको ज्यादा से ज्यादा सम्मान देने के लिए हर गांव से हर गली से एक एक आदमी आए। फरीदाबाद के गांव चांदपुर में चल रहे एक मिशनरी अनाथालय के पदाधिकारी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और इस मामले में आरोप लगाए गए हैं कि अनाथालय की एक महिला वार्डन बाहर रहने वाली अनाथ नाबालिग बच्चियों की फोटो रात को सोते समय खींचकर अनाथालय के प्रबंधक फादर जोमन को भेजती थी। इस मामले में इलाके के एसएचओ रणधीर सिंह ने बताया कि मामले की शिकायत जिला बाल कल्याण कमेटी द्वारा की गई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वही मामले की जांच की जा रही है। वही मामले की सूचना मिलने पर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया भी मौके पर पहुंचे और बच्चियों से बातचीत भी की। रेणु भाटिया ने बच्चियों को केरल भेजे जाने को लेकर सवालिया निशान लगाया है। उनका कहना है कि ऐसा कौन सा फाइनेंसर है जो बच्चियों को पढ़ाना तो चाहता है लेकिन पंजाब केरल में ही पढ़ाना चाहता है, ये जांच का विषय है। एक गुप्त सूचना रात को मिली कि मोहना चांदपुर में एक मिशनरी है, क्रिश्चियन मिशनरी, जहां पर 18 साल का होते ही लड़की को केरला भेज दिया जाता है और उसके परिवार का या कोई भी दूर पार का उसको अगर पूछने के लिए आए तो उनको तवज्जो नहीं दिया जाता। ऐसा हमारे पास एक गुप्त सूचना आई। सुबह रैंडम छापा उस पर लगाया। ऐसा मालूम हुआ कि एबीसी नाम की एक लड़की को जून में 18 साल का होते ही यहां से भेज दिया गया और ये कह के कि केरला में उसको किसी ने स्पॉन्सर किया हायर स्टडीज के लिए। वो जो अधिकारी है उनकी तरफ से आई है, ठीक है, उसमें अभियोग अंकित कर लिया गया है और जो इसमें तथ्य हैं या जो आरोप हैं उनकी गहराई से विवेचना जारी है और इसमें जो प्राइमा फेसिया जो एलिगेशंस हैं वो फोन के रिगार्डिंग है। उन फोन को हमने एफएसएल गुड़गांव डाइटेक में जमा करवा दिया है। उससे जो डाटा रिट्रीव होगा उसका अध्ययन करने के बाद उसमें जो आगामी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाए। मार पिटाई करती थी, मेनली यही आरोप है और बाकी और कोई स्पेसिफिक इस तरह के और दूसरी तरह के कोई आरोप नहीं है। और खबर सिरसा से है, जहां पर जनता भवन रोड पर अनाज मंडी के पास एक कीटनाशक विक्रेता की दुकान पर कृषि विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। टीम ने यहां से 50-50 लीटर के 2 कीटनाशकों के ड्रम बरामद किए हैं, जो कि पहले से प्रतिबंधित है। फिलहाल कृषि विभाग ने इस दुकान को सील कर दिया है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक बार फिर इस दुकान में रखे सभी कीटनाशकों की जांच की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि विभाग को किसान नेता लखविंद्र औलख ने शिकायत दी थी कि जनता भवन रोड पर गोयल ट्रेडिंग कंपनी पर फोरेट 10G की दवा रखी गई है और इसी के साथ इस दवा को करीब 5 साल पहले ही भारत सरकार ने बैन कर दिया था, क्योंकि ये कैंसर का बड़ा कारण बन रही थी। शिकायत मिलने के बाद कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज व गुणवत्ता नियंत्रण अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कृषि विभाग की टीम ने दुकान को सील कर दिया है।
ਖੇਤ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫੋਰਟ ਦੇ ਡਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਡੇਲੀ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਰਾਣੀਆਂ ਸਰਸਾ ਜੀ ਡੇਲੀ। ਠੀਕ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਹੋ ਗਏ, 10-15 ਦਿਨਾਂ ਜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਡਰਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? वो इतना जाने कौन जी कट्टे भी जावे, बहुत बार ड्रम भी जावे। 24 नंबर से वाधू माल जाता है। जाता किस किस के है? यो रानी ही जावे जी। ठीक है, ठीक है साथियों, किराए वाला वीर है, इन्हों नहीं पता भी की पाया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੋਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਫੋਰਟ ਦਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। अंबाला के नागरिक हॉस्पिटल में अटल कैंसर केयर सेंटर खोला गया है, जहां कैंसर के मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। अटल कैंसर केयर सेंटर में मिलने वाली सुविधाओं से हरियाणा ही नहीं, आसपास के राज्य भी लाभ उठा रहे हैं। मेरा नाम गीता रानी है। मैं पोंटा रोड प्रताप नगर कस्बे से आई हुई हूँ। यहाँ पे जो अनिल विज ने ये सुविधा की हुई है कैंसर मरीज के लिए, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे, और मेरा खुद से ही अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे। यहाँ की जो नर्सिंग डॉक्टर सब बहुत अच्छे हैं, प्यार से बात करते हैं, और दवाइयाँ वगैरह का भी हमारा पूरा यहाँ से ही अंदर से ही मिल रही है, जो हम बाहर का खर्चा नहीं कर सकते। सरकारी हॉस्पिटल में पूरी सुविधा मिल रही है। मेरा नाम बीरमपाल है, यमुनानगर जिला पोंटा रोड कस्बे से आया हूँ वाइफ को लेके। यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको कैंसर की दिक्कत थी और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा। दवाइयों की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, स्टाफ बड़ा अच्छा, डॉक्टर अच्छे हैं, और नील वीर जी का बड़ा आभारी हूँ मैं, जो उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे मतलब ये हॉस्पिटल बनाया है, और हमें बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ पे। देखिए, अटल कैंसर सेंटर मई 2022 में शुरू हो गया था, तो तब से लगभग हर रोज 2000 के आसपास की ओपीडी हम देख रहे हैं, और ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो कुल मिला के अभी 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ ओपीडी में लाभ ले चुके हैं, और लगभग 3000 के आसपास हमारा एडमिशन अभी तक है। हमारे यहाँ पर रेडिएशन, कीमोथेरेपी और कैंसर की सर्जरी तीनों ही सुविधाएं उपलब्ध हैं। जहां तक सर्जरी है उसमें हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है, ऑन्को सर्जन हैं, गैस्ट्रो सर्जन हैं, ब्रेस्ट सर्जरी है। सो कॉमनली ये सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल सर्जन भी है जो बच्चेदानी के ऑपरेशन वगैरह के लिए स्पेशलिस्ट हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।